हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सर्जरी में एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जहाँ पे आपको वुंड का जो लास्ट पीरियड होता है जिसको हम लोग स्कार फॉर्मेशन कहते हैं या फिर वो लास्ट फेज हम लोग जिसको कहते हैं जो रीमॉडलिंग जो होती है, मतलब जो भी आपका टिश्यू यहाँ पे लॉस हुआ था या फिर आपका टिश्यू जो है इंजर्ड हुआ था उसको रीमॉडल करने की जो स्टेज होती है उसको हम लोग कहते हैं स्कार फॉर्मेशन। तो बेसिकली जो हमारा वुंड हील होता है, आपको कोई ट्रॉमा होगा, मतलब किसी भी वजह से अगर इंजरी हो रही है या फिर आपको कोई सर्जिकल इंसिजन पड़ा है तो वो अल्टीमेटली एक आपका वुंड कहलाएगा और उस वुंड को एक हीलिंग टाइम होगा और एक हीलिंग प्रोसेस होगा। बराबर। तो वो जो प्रोसेस होती है वो 4 स्टेप में होती है। अगर आपने कभी ये जो 4 स्टेजेस में मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में पहले भी आपने सुना होगा, पैथोलॉजी में भी ये स्टेजेस आपने देखे हैं। ठीक है, पहले फेज होती है जो हमारे वुंड हीलिंग की होती है वो हीमोस्टैसिस होती है। बराबर। हीमोस्टैसिस मतलब जो भी ब्लीडिंग हो रहा है वो आपका स्टॉप हो जाएगा। अब ये पेजेस के डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि अपना टॉपिक अलग है आज का। आज हम लोग थोड़ा सा एबनॉर्मल स्कार यानी कि हाइपरट्रॉफिक स्कार और किलॉइड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हम लोग बेसिक जो वुंड का यहाँ पे मैनेजमेंट करते हैं या फिर उनका जो हीलिंग होता है वो कैसे होता है उसको समझते हैं। तो पहली स्टेज होती है हीमोस्टैसिस की, दूसरी स्टेज होती है इन्फ्लामेटरी स्टेज। ठीक है, इन्फ्लामेटरी स्टेज होती है। तीसरी स्टेज आती है प्रोलिफरेशन की, और चौथी स्टेज होती है हमारी रीमॉडलिंग। ठीक है, रीमॉडलिंग। ये 4 स्टेजेस में आपका वुंड हील होता है। भले वो वुंड सर्जिकल रहे या फिर आपको कोई ट्रॉमा हुआ है, आरटी हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, बराबर। तो अगर उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो आपका जो वुंड है वो टोटल 4 फेजेस में यहाँ पे हील होता है। एक हीमोस्टैसिस, दूसरा इन्फ्लामेटरी फेज, तीसरा प्रोलिफरेशन और चौथा होता है रीमॉडलिंग। अब किसी किताब में आपको ये जो हीमोस्टैसिस और इन्फ्लामेशन ये 2 स्टेज एक जगह पे भी मिल सकते हैं जिसमें हम लोग इन्फ्लामेटरी फेज कहते हैं। ठीक है, इन्फ्लामेटरी फेज में ही पहला जो एक पॉइंट होता है या फिर सब पॉइंट जिसको कहते हैं वो हीमोस्टैसिस होता है। मतलब कोई भी अगर ब्लीडिंग, कोई भी वुंड हो रहा है तो उसमें ब्लीडिंग तो होना है। ब्लीडिंग अगर होगा तो वो स्टॉप भी तो होना, वो हमारे बॉडी का एक टेंडेंसी है क्योंकि जो भी एबनॉर्मलिटी होती है हमारी बॉडी कंपेंसेट करके उसको नॉर्मल करने की कोशिश करती है। तो सेम लाइक हमारे वुंड में होता है, जब कहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है तो उसका हीमोस्टैसिस होना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हमारी बॉडी कर लेती है। तो हीमोस्टैसिस को किसी किताब में आपको ये पॉइंट नहीं मिलेगा, वो इन्फ्लामेटरी फेज के अंदर आपको हीमोस्टैसिस मिल सकता है। दूसरा होता है प्रोलिफरेशन वाला। प्रोलिफरेशन मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो ग्रैन्युलेशन टिश्यू है वो फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। ठीक है, और जो तीसरी और लास्ट स्टेज बच जाती है जहाँ पे आपका स्कार फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग मतलब जो आपका मॉडल या फिर जो भी आपका स्ट्रक्चर लॉस हुआ था उसको एक कंपेंसेट करके या फिर उसको रिपेयर करके आपका स्कार फॉर्मेशन करके वो जो जगह है आपकी नॉर्मल करने की कोशिश करती है हमारी बॉडी, उसको हम लोग रीमॉडलिंग करते हैं। ठीक, तो 4 स्टेजेस में या फिर 3 स्टेजेस में मान लो ये हमारा वुंड हीलिंग है। अब कोई जब स्कार फॉर्म होता है ना उसके 2 टाइप्स आते हैं। स्कार के 2 टाइप्स है, एक होगा आपका नॉर्मल स्कार। ठीक है, एक होगा आपका नॉर्मल स्कार, मतलब कोई भी सर्जिकल वुंड हो या फिर आपको ट्रॉमेटिक वुंड हो तो वो वुंड जब हील होती है तो एक तो नॉर्मली हील होगी या फिर वो एबनॉर्मली हील होगी। अब उसका क्या मतलब है समझते हैं। नॉर्मल स्कार और एबनॉर्मल स्कार, दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे नॉर्मल स्कार का मतलब क्या है कि कोई अगर आपको वुंड हो रही है, ठीक है, मान लेते हैं किसी पेशेंट का यहाँ पे अपेंडिसेक्टॉमी हुआ, मतलब अपेंडिक्स का ऑपरेट हो चुका है। तो होगा क्या, हमने मान लो एक कट लिया था 4 सेंटीमीटर, अब वो धीरे धीरे अंदर से पूरा ग्रैनुलेट होकर वो हील होगा। बराबर। अगर वहाँ पे जो हमारे ग्रैनुलेशन टिश्यू सही से फॉर्म हो गए, ठीक है, जो स्कार का जो एंडिंग वाला स्टेज होता है जहाँ पे आपका ग्रैनुलर टिश्यू ओवर ग्रोथ नहीं होता है, बराबर, वो अगर सही से होगा तो क्या होगा, वो जो स्कार है वो नॉर्मली हील होगा। अब नॉर्मली हील होगा इसका मतलब क्या है कि जो बॉडी का आपका सरफेस है, जो आपका स्किन का लेयर है उसके ऊपर आपको कोई भी एलिवेशन नहीं दिखेगा, तो ये होगा आपका नॉर्मल स्कार।
अब नॉर्मल स्कार भी ना दो टाइप के हैं। दो टाइप कौन से हैं? नॉर्मल स्कार होते हैं इमैच्योर स्कार और मैच्योर स्कार। दोनों में डिफरेंस समझते हैं। देखो इमैच्योर का मतलब क्या होगा, अब ये नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि मैच्योर नहीं मतलब वो इमैच्योर, बराबर। इसका मतलब है कि ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट नहीं हुआ, जो स्कार फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुई है, इसीलिए वो इमैच्योर है। अब ये जो इमैच्योर स्कार होता है ना, उसके फीचर हम लोगों को पता होने चाहिए, और मैच्योर स्कार क्या होता है उसके भी फीचर हमें पता होने चाहिए, तभी जाके हम दोनों में डिफरेंस यहाँ पे मतलब समझ सकते हैं या फिर एग्जाम में भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो इमैच्योर स्कार होता है ना, यहाँ पे दो इमेजेस आपको दिखेंगे, एक इमेज होगी और ये एक इमेज। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक स्कार दिख रहा है, बराबर। जो स्कार आपका थोड़ा पिंक कलर का होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, वो स्कार आपका थोड़ा सा पिंक कलर का है, बराबर। ये जो है पिंक कलर में आपको दिखेगा। दूसरा क्या है, यहाँ पे अगर एजेस देखोगे इसके थोड़े से रेज्ड मिलते हैं, ठीक है, ये आपको बॉडी सरफेस से थोड़ा रेज्ड मिलेगा। तीसरा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको इचिंग मिलेगा, ठीक है। जब ये हीलिंग स्टेज में होता है तो आपको वहाँ पर इचिंग मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तीन फीचर्स हमें याद रखना है। एक तो ये पिंक होगा, ये रेज्ड होगा, और ये यहाँ पे इचिंग भी होगा। चौथी जो चीज होती है ना, यहाँ पे कभी कभी आपको एक्टिव ब्लीडिंग भी दिख सकता है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई और ट्रॉमा हुआ है। अदरवाइज ये ब्लीडिंग का पॉइंट यहाँ पे आपको नहीं दिखना है, ठीक है। अगर एक्सेसिव कोई ट्रॉमा हुआ, जब पेशेंट की वुंड जब हीलिंग स्टेज में होती है तो यहाँ से ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज यहाँ पे पिंक कलर दिखेगा आपको, इसके मार्जिन जो होंगे वो रेड दिखेंगे, और तीसरा पॉइंट यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे इचिंग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो स्कार दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है, आपको पता तो चल रहा है कि यहाँ पे कोई स्कार था या फिर यहाँ पे कोई भी इंजरी हुई थी, लेकिन आपको ये पता नहीं चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपको पिंक कलर दिख रहा है, ठीक है, रेड यहाँ पे एजेस दिख रहा है, सेम यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं मैच्योर स्कार, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मैच्योर स्कार। और ये जो एग्जाम्पल हमने देखा, ये जो एग्जाम्पल या फिर ये जो पिक्चर हमने देखा, ये था हमारा इमैच्योर स्कार, ठीक है। अब मैच्योर स्कार में आपको क्या क्या नजर आ रहा है, पहला तो इसका कलर क्या है, इट इज अ पेल, ठीक है, पेलर दिखेगा। दूसरी चीज यहाँ पे रेज था, इमैच्योर स्कार कैसा था, रेज था, यहाँ पे क्या होगा, फ्लैट होगा, ठीक है। अब तो कोई एजेस रेज दिख रहे हैं नहीं, तो ये क्या होगा, ये फ्लैट होगा, ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पे जो इचिंग होती है ना वो डिमिनिश हो जाती है, यहाँ पे डिक्रीज इचिंग, ठीक है, जो इचिंग होती है वो यहाँ पे डिमिनिश हो जाती है। इसका मतलब है कि जो हमारा मैच्योर स्कार है वहाँ पे पेल कलर दिखेगा आपको, ये फ्लैट होगा, और यहाँ पे इचिंग आपको नजर नहीं आएगी या फिर बहुत ही कम नजर आएगी, ठीक है। तो ये दोनों जो टाइप हो गए हमारे नॉर्मल स्कार है। अब जब ये स्कार एबनॉर्मली हील होगा तो क्या हो सकता है, तो एबनॉर्मल स्कार तीन टाइप के होते हैं। कौन से? पहला होता है एट्रोफिक स्कार, दूसरा होता है हाइपरट्रोफिक स्कार, ठीक है, और तीसरा होता है किलाइड। मतलब आपका वुंड अगर वुंड के बाउंड्री से ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, उसका ग्रेजुलेशन कहीं एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे कोई डिस्कलरेशन दिख रहा है, तो ये जो स्कार के टाइप आ जाते हैं उसमें तीन मेन टाइप है। एक एट्रोपिक स्कार होता है, दूसरा हाइपरट्रोपिक स्कार होता है, तीसरा होता है किला। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, देखो जो एट्रोपिक स्कार है उसके नाम में आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे किसी चीज़ की एट्रोपी हो गई। अब वो चीज़ क्या है, देखो ये जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे जो नोडुलर एक्नेस होते हैं हमारे चेहरे पे, जो नोडुलर एक्नेस होते हैं
जब वो हील होते हैं ना तो कुछ इस तरह से स्कार फॉर्मेशन करते हैं। जब ये स्कार फॉर्मेशन या फिर डिप्रेस्ड स्कार फॉर्मेशन जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो डिप्रेशन आपको दिख रहा है ये क्या है, यहाँ पे आपका जो डर्मिस और एपिडर्मिस है, ठीक है, डर्मिस और एपिडर्मिस इन दोनों लेयर का एट्रोफी होता है, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों लेयर का एट्रोफी होता है, इसीलिए इस स्कार को हम लोग कहते हैं एट्रोपिक स्कार, ठीक है, एट्रोपिक स्कार कहते हैं, ठीक है। एट्रोपिक स्कार का कोई दूसरा भी एग्जाम्पल हो सकता है, मान लेते कि यहाँ पे कुछ स्कार ऐसा होगा जो थोड़ा डिप्रेस्ड होगा, ठीक है, डिप्रेस्ड होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रही है डिप्रेशन, सिर्फ इस तरह पे यहाँ पे डिप्रेस्ड होगा, वो भी फ्लैट होता है मोस्टली, ठीक है, वो भी फ्लैट होता है या फिर थोड़ा सा डिप्रेस्ड टाइप का होता है। तो ये जो ऐसे स्कार है जहाँ पे आपको एपिडर्मिस और डर्मिस इन दोनों लेयर का यहाँ पे डिप्रेशन या फिर एट्रोपी नजर आएगा या फिर वो थीन हो जाएंगे, तब जाके उसको हम लोग कहते हैं एट्रोपिक स्कार। अब हाइपरट्रोपिक स्कार क्या होगा, हाइपरट्रोपिक स्कार क्या होगा, जब आपकी जो रीमॉडलिंग की फेज होती है या फिर स्कार फॉर्मेशन की जब स्टेज आती है हमारे वुंड हीलिंग में, वो अगर एक्सेसिव टाइम तक चलती है, ठीक है, एक्सेसिव टाइम तक चलेगी तो क्या होगा, जो स्कार का फॉर्मेशन होगा वो बियॉन्ड द मार्जिन जाएगा, ठीक है, बियॉन्ड द मार्जिन मतलब हमारी जो स्किन की लेयर है उससे कहीं ज्यादा एलिवेटेड आपको नजर आएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं एक तो हाइपरट्रोपिक स्कार या फिर कीलॉइड। अब कीलॉइड और हाइपरट्रोपिक स्कार इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है उसको एक एक करके समझेंगे। आपको पहले तो ये पता चला अभी यहाँ तक कि हमने क्या क्या सीखा कि हमारे जो स्कार होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो नॉर्मल स्कार होते हैं और दूसरे होते हैं एबनॉर्मल स्कार, ठीक है, नॉर्मल स्कार और एबनॉर्मल स्कार। नॉर्मल स्कार के दो टाइप हैं, एक इमेच्योर है और दूसरा है मैच्योर, ठीक है। इमेच्योर में हमने क्या क्या देखा, एक तो रेज्ड मार्जिन्स के होते हैं, पिंक कलर के होते हैं और यहाँ पे इचिंग होती है, ठीक है। मैच्योर में क्या देखा, ये पेल कलर होता है, फ्लैट होता है और यहाँ पे इचिंग डिमिनिश होती है, ठीक है। ये और जो हमारे एबनॉर्मल स्कार होते हैं उसमें क्या देखा, एक तो एट्रोपिक स्कार होता है, एट्रोपिक स्कार, दूसरा हमने देखा हाइपरट्रोपिक स्कार और तीसरा देखा हमने कीलॉइड, ठीक है। अब एट्रोपिक स्कार के बारे में हमने तो डिस्कस किया। एट्रोपिक स्कार के बारे में एक और चीज होती है जो मोस्टली सर्जन करते हैं, जब कोई स्कार जैसे कि समझ लो तब तक के लिए ये हमारा एट्रोपिक स्कार ऐसे समझ लेते हैं। अब ये एट्रोपिक स्कार होता कैसे है कि यहाँ पे आपको जो अगलीनेस दिखता है या फिर वो जो हमारी स्किन का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो अगर लॉस दिखता है तो मोस्टली क्या करते हैं, कॉस्मेटिक पर्पज के लिए ये कॉस्मेटिक सर्जन या फिर जनरल सर्जन इसको एक्सरसाइज करके यहाँ पे रीसूचरिंग या फिर प्राइमरी सूचरिंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे जो डर्मिस और एपिडर्मिस की जो दोनों लेयर है हमारे स्किन के वो ऑलरेडी एट्रोफिड है, इसकी वजह से यहाँ पे रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलते, इसीलिए एट्रोपिक स्कार को एक्सीजन करना हमारे लिए कभी कभी गलती साबित हो सकती है। इसलिए कभी भी ध्यान में रखना कि जब कोई एट्रोपिक स्कार का पेशेंट आपके पास आए तो पहले उसको काउंसलिंग कर दो कि भाई ऐसा है कि अगर हम लोग इस स्कार को निकालते हैं तो भी आपको ये स्कार जो है बहुत अच्छा कॉस्मेटिकली पर्पज से अच्छा दिखेगा, ये हमने यहाँ पे गारंटी नहीं दे सकते। इसीलिए ज़्यादातर तो कोशिश नहीं करना कि कोई एट्रोपिक स्कार आप एक्सरसाइज कर रहे हो, प्राइमरी सूचर कर रहे हो, लेकिन अगर पेशेंट बहुत ही फोर्स करता है तो उसको हम लोग काउंसलिंग करके ये बात कर सकते हैं, ठीक है। ये एट्रोपिक स्कार है। हाइपरट्रोपिक स्कार और कीलॉइड इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि आपको अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कीलॉइड और हाइपरट्रोपिक स्कार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जाम में भी आपको पूछते हैं, कभी कभी आपको सर्जरी के वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछते हैं। देखो कीलॉइड और हाइपरट्रोपिक स्कार इन दोनों में कुछ मेन डिफरेंस है, उसको समझ लेते हैं। जनरली जो कीलॉइड होता है ना वो थोड़ा सा रेस स्पेसिफिक होता है, मतलब कि आपको ब्लैक पर्सन्स में ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। तो कीलॉइड इज कॉमन इन ब्लैक या फिर निग्रोज जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक केस के बारे में मैं डिस्कस करूँगा जो मैंने यहाँ पे अभी रिसेंट में की थी, केस हमारे हॉस्पिटल में हुई है, ठीक है। तो ये जो केस थी ये ऑलमोस्ट
10 सेंटीमीटर या फिर 12 सेंटीमीटर के लगभग का किलॉइड था, जिसको हमने एक्सरसाइज किया था। अब इसको एक्सीजन करने का रीज़न ये था कि यहाँ पे जो ये लैटरल साइड था, यहाँ से पस आ रहा था, इसका मतलब वो इन्फेक्ट हो चुका था। तो इन्फेक्टेड किलॉइड यहाँ पे रखने से अच्छा पहले हमने उसको एंटीबायोटिक दी। 7 दिन के एंटीबायोटिक से अगर हम लोग देख रहे थे कि वहाँ पे अगर पस कलेक्शन था वो अगर कम होता है तो हम लोग उसको एक्सरसाइज नहीं करने वाले, लेकिन 7 डेज के बाद थोड़ा सा रिलीफ लेके आया पेशेंट, और पेशेंट कंप्लेंट कर रहा था कि बस और भी निकल रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसका एक्सीजन का डिसीजन लिया था। और ये पूरा किलॉइड एक्सरसाइज करके कुछ इस तरह से इसका स्पेसिमन था, ठीक है। इसका मैं वीडियो आपको लास्ट में अपलोड करके दे दूंगा। ये वीडियो जो हमारा लेक्चर है उसी के साथ ही इसका वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब किलॉइड एग्जैक्टली क्या है उसको समझ लेते हैं। किलॉइड जनरली हमारी ब्लैक पर्सन्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। इट इज़ अ कॉमन इन फीमेल, इट इज़ अ कॉमन इन फीमेल। इट इज़ अ जेनेटिकली प्रीडिस्पोज, मतलब आपको ये जेनेटिकली भी प्रीडिस्पोज होता हुआ दिखेगा। फीमेल्स में कॉमन होने का कोई ऐसा खास रीज़न नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे फैमिलियल भी हो सकता है, मतलब जैसे कि यहाँ पे जेनेटिकली प्रीडिस्पोज का है तो ये फैमिलियल भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें रीज़न क्या होता है कि जो हमारा किलॉइड बनने का ये यहाँ पे देर इज ए डिफेक्ट इन मैच्योरेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ कोलेजन फाइबर। अब जब हिस्टोलॉजी की बात आती है, मतलब अगर आप ये जो स्पेसिमन मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, इसका आप हिस्टोपैथोलॉजी करोगे ना तो आपको कुछ चीज़ें नज़र आएगी। यहाँ पे जो कोलेजन फाइबर्स होता है या फिर कोलेजन ये जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो टाइप 1 और टाइप 3 के होते हैं, ठीक है। टाइप 1 कोलेजन और टाइप 3 कोलेजन होता है। लेकिन यहाँ पे किलॉइड में एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये जो कोलेजन फाइबर्स है, ये कोलेजन फाइबर्स है, ये हमारे ऑर्गेनाइज नहीं होते, ठीक है। तो ये नॉट ऑर्गेनाइज, मतलब जो हमारा हाइपरट्रोफिक स्कार होता है ना उसमें और किलॉइड में एक मेन डिफरेंस कभी भी आपको याद रखना है कि हाइपरट्रोफिक स्कार आपका वुंड जो है उसके मार्जिन्स के बियॉन्ड नहीं जाएगा, ठीक है, इसीलिए उसको हाइपरट्रोफिक स्कार ही कहते हैं। और जो किलॉइड है वो बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करता है। मान लो कि यहाँ पे ये एक इंसिजन मैंने लिया है, ठीक है, ये जो इंसिजन लिया है अगर यहाँ पे हाइपरट्रोफिक स्कार बनना है तो कहाँ से कहाँ तक बनेगा वो, जैसे ये जो इंसिजन की बाउंड्रीज है यहाँ पे ये अपर बाउंड्रीज और ये लोअर बाउंड्री, तो इधर ही ये सीमित रहेगा, फिर लिमिटेड रहेगा हाइपरट्रोफिक स्कार। अगर ये किलॉइड फॉर्म करता है तो किलॉइड आपको यहाँ से एक्सटेंड होता हुआ भी दिख सकता है, जैसे कि मान लो ये कुछ इस तरह से भी बन सकता है। तो इसका मतलब मेन डिफरेंस आपको याद रखना है किलॉइड और हाइपरट्रोफिक स्कार में। हाइपरट्रोफिक स्कार आपका बाउंड्रीज के बाहर नहीं जाएगा, किलॉइड आपका बाउंड्रीज के बाहर जा सकता है, ठीक है। जब हिस्टोलॉजिकली हम लोग देखते हैं तो इसमें कोलेजन होता है, कौन सा होता है, टाइप 1 एंड टाइप 3, बट ये वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता। जब हम लोग हाइपरट्रोफिक स्कार की कोई पैथोलॉजी या फिर हिस्टोलॉजी देखते हैं तो उसमें आपको टाइप 1 का कोलेजन नहीं दिखेगा, सिर्फ यहाँ पे टाइप 3 कोलेजन के फाइबर्स दिखेंगे, वो भी हमारे वेल ऑर्गेनाइज होते हैं। वेल ऑर्गेनाइज होते हैं जब ये हाइपरट्रोफिक स्कार होता है, ठीक है। ये हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। यहाँ पे नॉर्मल कोलेजन बंडल्स आर अपसेट, मतलब यहाँ पे आपको नॉर्मल कोलेजन बंडल्स नहीं दिखेंगे, जैसे मैंने बताया कि ये मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं होते, ठीक है, ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, ठीक है। हालांकि ये हाइपरट्रोफिक स्कार में ऑर्गेनाइज है। किलॉइड कंटिन्यूज टू ग्रो इवन आफ्टर 6 मंथ मे बी फॉर मेनी ईयर्स। अब किलॉइड का एक यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है कि ये हमारा किलॉइड जो है तो 6 मंथ से भी ज़्यादा यहाँ पे एक्सटेंड करता है। लेकिन हाइपरट्रोफिक स्कार के जनरली मतलब कोई पेशेंट ऐसे होंगे जो हाइपरट्रोफिक स्कार के होंगे, उसमें आपको जो हाइपरट्रोफिक स्कार है वो 6 मंथ के अंदर डिमिनिश होता हुआ दिखेगा, या फिर अगर उसको आप नॉर्मल ट्रीटमेंट भी करते हैं तो वो आपको कम दिखाई देगा। लेकिन किलॉइड के बारे में मोस्टली ऐसा नहीं होता, किलॉइड 6 मंथ से ऊपर भी ये कंटिन्यू करते हैं, या फिर ये ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे आपको कंटिन्यू होते हुए दिखते हैं, ठीक है। इट एक्सटेंड्स इनटू द एडजेसेंट नॉर्मल स्किन। तो जैसे मैंने बताया कि ये बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करता, इसीलिए नॉर्मल स्किन में भी एक्सटेंड हो सकता है। फिर कलर कैसा है इसका, या फिर फीचर्स कैसे, इट कैन बी ब्राउनिश ब्लैक, इट कैन बी पिंकिश ब्लैक ऑल्सो, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे फीचर्स है, और भी फीचर्स है इसके, जैसे कि ये पेनफुल होता है, ठीक है, ये पेनफुल होता है, टेंडर होता है, समटाइम हाइपरस्थेसिया भी आपको दिखेगा, या फिर स्प्रेड होगा,
इट कॉजेस इचिंग। अब यहाँ पे कुछ फीचर जैसे यहाँ पे बताया कि ये पेनफुल भी होगा, ठीक है, टेंडर भी होगा, इचिंग भी यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है, इचिंग भी मिलेगा। और इसके कलर होता है कुछ ब्राउनिश ब्लैक और पिंकिश ब्लैक, ठीक। अब दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, when keloid occurs following an unnoticed trauma without scar formation is called as a spontaneous keloid, commonly seen in negroes। जैसे कि यहाँ पे एक पहले भी चीज हमने डिस्कस करी थी कि निग्रोज में ये ज्यादातर कॉमन होते हैं, कभी कभी ये विदाउट ट्रॉमा भी होता है या फिर विदाउट स्कार फॉर्मेशन यहाँ पे आपको किलॉइड दिख सकते हैं। तो किलॉइड का मोस्टली क्या है कि निग्रोज में ज्यादा होते हैं, इसलिए कुछ पैथोलॉजी वैसे है जहाँ पे आपको कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं मिलेगी या फिर अननोटिस ट्रॉमा होगा तो भी स्कार फॉर्मेशन के दरमियान यहाँ पे आपको स्पॉन्टेनियस किलॉइड होता हुआ दिखेगा, ठीक है। सम किलॉइड्स ओकेजनली बिकम नॉन प्रोग्रेसिव आफ्टर इनिशियल ग्रोथ। ये रेयरली होता है कि आपका जो किलॉइड है वो बहुत रेयरली आपको इनिशियल ग्रोथ में स्टॉप होता हुआ दिखेगा, मतलब वो आगे नहीं बढ़ेगा। पैथोलॉजिकली किलॉइड कंटेन द प्रोलिफरेटिंग इमैच्योर फाइब्रोब्लास्ट, प्रोलिफरेटिव इमैच्योर ब्लड वेसल्स एंड टाइप 3 थिक कोलेजन स्ट्रोमा। इसके साथ साथ टाइप 1 कोलेजन भी, ठीक है, टाइप 1 कोलेजन भी। तो पैथोलॉजिकली आपको क्या क्या मिल रहा है, जैसे कि हिस्टोलॉजिकली हमने बताया था कि टाइप 1 और टाइप 3 कोलेजन होता है, उसमें कुछ ब्लड वेसल्स भी होते हैं जो कि इमैच्योर होते हैं, प्रोलिफरेटिव होते हैं, ठीक है। ये इसका पैथोलॉजिकल या फिर हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। जब हम लोग साइट की बात करते हैं ना कि कॉमनली आपको किलॉइड कहाँ मिलेगा, एक सेंटेंस आता है कि जहाँ पे आपको ट्रायंगल का एरिया नजर आता है, जैसे कि कॉमन साइड होता है इसका स्टर्नम। अब स्टर्नम जो है हमारा एक ट्रायंगल के बीच में आता है। कौन सा ट्रायंगल, मान लीजिए ये शोल्डर जॉइंट है हमारा लेफ्ट, ये राइट है, ठीक है। यहाँ से एक लाइन ऐसे आएगी जो ट्रायंगल बनाएगी, ट्रायंगल के अपर साइड बनाएगी, ठीक है। और एक लाइन, दो लाइन यहाँ से जो हमारे शोल्डर जॉइंट है यहाँ से हमारे स्टर्नम तक की जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये बनेगा ट्रायंगल। ये राइट शोल्डर है मेरा, ये लेफ्ट शोल्डर है और ये है आपका स्टर्नम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बनता है ये मोस्ट कॉमन साइड होता है हमारी बॉडी में किलॉइड होने का, ठीक है। किलॉइड होने का मोस्ट कॉमन साइड। और आपने जितने भी पेशेंट भी अगर देखोगे तो मोस्टली यहाँ पे आपको चेस्ट रीजन में या फिर हमारी स्टर्नल के रीजन में आपको किलॉइड ज़्यादातर नजर आएगा। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो शोल्डर जॉइंट होता है वहाँ पे भी किलॉइड हो सकता है। आपके जो लिम्स होते हैं, लिम्स के जो फ्लेक्सर सरफेस होते हैं उसमें ज़्यादातर किलॉइड देखने को मिलेगा। चौथी जगह यहाँ पे इसका जो एयर लोबिल होता है, अगर हम लोग चेहरे की बात करते हैं, फेस की बात करते हैं, तो फेस पे आपको कहाँ पे किलॉइड मिल सकता है, आपके एयर लोबिल पे मिलेगा, ठीक है। तो कुछ कॉमन साइड्स हैं जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, स्टर्नम है, ठीक है। अदर साइड्स के अपर आर्म में भी आपको दिख सकता है। चेस्ट वन मोस्ट कॉमन, लोअर नेक इन फ्रंट, लोअर नेक में मतलब अगर यहाँ पे नेक रीजन है, ठीक है, तो पूरा नेक रीजन है तो लोअर साइड पे फ्रंट साइड पे यहाँ पे आपको ये किलॉइड होता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। दूसरी चीज जो हमारे शोल्डर जॉइंट और ये जो ट्रायंगुलर एरिया मैंने बताया। अब जो फेस का एरिया होता है, फेस के एरिया में आपको एयर लोबिल पे किलॉइड, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या आएगा, हाइपरट्रोफिक स्कार आएगा। हाइपरट्रोफिक स्कार क्या है और उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में जाते हैं और ट्रीटमेंट देखेंगे। अब जब किलॉइड का पेशेंट हमारे पास आएगा, नॉर्मली कोई किलॉइड का पेशेंट आपके पास तभी आता है जब उसमें पेन होगा, इसमें कोई पस फॉर्म होगा, जैसे कि वो केस मैंने आपको बताया, ठीक है। वैसे आपको अगर कोई पेशेंट ऐसा होगा जिसके पास निकल रहा है किलॉइड, तभी आपके पास आएगा, पेशेंट आपके पास आएगा, अदरवाइज वो आपके पास अप्रोच नहीं करना, क्योंकि उसका कोई तकलीफ अगर नहीं होगा तो पेशेंट ऑब्वियसली आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है, ये ट्रीटमेंट जो है थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल, मतलब किसी किताब में आपका जो स्टेरॉइड का इंजेक्शन वो काम करते दिखा है, किसी किताब में बोला है कि स्टेरॉइड का इंजेक्शन आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे इफेक्टिव नहीं है। तो मोस्ट कॉमनली कॉन्ट्रोवर्शियल ट्रीटमेंट है हमारे किलॉइड, ठीक है। तो स्टेरॉइड का इंजेक्शन जो होता है हम लोग इंट्राकिलॉइड देते हैं, और जो मोस्ट कॉमन जो स्टेरॉइड यूज होता है वो होता है ट्रायमसिनोलाइड। अब ये आपको मार्केट में मिलेगा केनाकॉन नाम से, ठीक है, केनाकॉन नाम से। तो ये आपको इंजेक्शन 6 to 7 डेज के इंटरवल से लेना है, तो भी आपको कम से कम 6 से 8 इंजेक्शन आपको लगाने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो इंटरवल हम लोग यूज करते हैं 7 to 10 डेज का, और उसमें आपको 6 to 8 इंजेक्शन आपको प्रेफर करना है, ठीक है। दूसरा ट्रीटमेंट आता है इसका ऑक्सीजन का, मतलब अगर कोई पेशेंट
जो इन्फेक्टेड किलॉइड लेके आ रहा है उसको एक्सरसाइज करो और प्राइमरी क्लोजर करो, ठीक है। इसके साथ एक्सीजन के साथ साथ प्राइमरी क्लोजर भी करो। और कोई किताब में या फिर कोई सर्जन क्या करते हैं, जो हमारे बाउंड्रीज होते हैं ना किलर की, मान लेते हैं कि हमारा किलर है, ठीक है, तो इसकी किलर की अपर बाउंड्री है, किलर की लोअर बाउंड्री। अब होता क्या है कि किलर में मोस्टली को रिकरेंस के चांसेस मतलब 90% होते हैं कि रिकरेंस होगा, ठीक है, क्योंकि टेंडेंसी अगर बॉडी की होती है कि यहाँ पे किलर बनना है, तो आपका जो किलर का स्कार है उसको भी अगर आप निकालोगे तो वो फिर से होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये अपर स्किन है, ये अपर बॉर्डर किलर की, ये लोअर बॉर्डर है। कोई सर्जन क्या करते हैं कि ये जो पार्ट है अपर बॉर्डर का उसको छोड़ के यहाँ पे लीजन पे इंसिजन है, ठीक है। लोअर साइड पे भी सेम बॉर्डर छोड़ेंगे। अब ये जो बॉर्डर होती है ना इसको सूचक है, ठीक है। ये पार्ट जो बना ये पूरा एक्सरसाइज कर देते हैं और ये जो बॉर्डर है इसको सूचक कर देते हैं। अब इससे होता क्या है, इससे रिकरेंस कम होता है, ठीक है। जो रिकरेंस रेट है वो कम होता है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द सर्जन ये भी प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ठीक है। तो एक्सीजन और प्राइमरी क्लोजर यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ। तीसरा ट्रीटमेंट है यहाँ पर सिलिकॉन जेल शीटिंग। जब सिलिकॉन जेल हम लोग यूज़ करते हैं इसके शीट्स मिलते हैं, ठीक है, इसके शीट्स मिलते हैं जैसे कि हमारे ड्रेसिंग्स होते हैं, ठीक है। ड्रेसिंग के शीट्स कैसे होते हैं, सेम इस तरह से सिलिकॉन जेल शीट मिलते हैं। उसको थोड़ा सा प्रेशर से हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो प्रेशर से अप्लाई होने के अब ऐसा सिलिकॉन का बहुत ज़्यादा रोल ऐसा वुंड हीलिंग में नहीं होता है, लेकिन कोई रिसर्च स्टडीज ऐसे बताते हैं कि सिलिकॉन जो है हमारे स्कार फॉर्मेशन का जो ओवर ग्रोथ हो रहा है वहाँ पे वो रोक लगा देता है। इसीलिए जो भी स्कार होते हैं ना उसमें सिलिकॉन जेल शीटिंग हम लोग कॉमनली यूज करते हैं ताकि उसकी ओवर ग्रोथ ना हो, ठीक है। तो हालांकि ये कुछ रिसर्च स्टडी है, किसी किताब में आपको सिलिकॉन का कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो हीलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो जो रिसर्च स्टडी की है उन्होंने ये प्रूव किया, ठीक है। तो सिलिकॉन जेल शीटिंग यूज़ कर सकते हैं, टॉपिकल रेटिनॉइड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेजर थेरेपी बहुत ज़्यादा टाइम पे यूज़ होती है, मोस्टली जब एक्सीजन करते हो ना, जब एक्सीजन करते हो तो उसके बाद में कोई पेशेंट में रेडियोथेरेपी भी यूज़ करते हैं, ठीक है। रेडियोथेरेपी भी हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें ब्रैकीथेरेपी नाम की रेडियोथेरेपी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, ब्रैकीथेरेपी। तो दूसरा ट्रीटमेंट और क्या हो सकता है, विटामिन ई और या फिर पाम ऑयल से हम लोग उसको मसाज कर सकते हैं। इंट्रालीजनल एक्सीजन, जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले ऑलरेडी बताया था आपको, रिटेनिंग द स्कार मार्जिन में प्रिवेंट द रिकरेंस। तो स्कार मार्जिन को छोड़ के जो बीच वाला लीजन होगा उसको हम लोग हटा देते हैं और उसको प्राइमरी फ्यूचर कर लेते हैं, उससे रिकरेंस के चांसेस कम होंगे। इट इज आइडियल एंड बेटर देन जस्ट एक्सीजन। तो ये बेस्ट एक ऑप्शन होता है हमारे पास कि इसका एक्सीजन करने के अलावा इसको हम लोग आधा निकालें और जो मार्जिन होंगे वो वहाँ पे वैसे ही रहें, ठीक है। तो ये हमारा किलॉइड हो। अब बात करते हैं हमारे हाइपरट्रॉफिक स्कार का। अब हाइपरट्रॉफिक स्कार का कुछ फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। हाइपरट्रॉफिक स्कार का फायदा क्या है कि ये 6 मंथ के ऊपर आपको ज़्यादातर ग्रोथ होता हुआ नहीं मिलता है। दूसरी चीज़ क्या है, ये फैमिलियर नहीं, मतलब इसका कोई जेनेटिकल प्रीडिस्पोजेंस नहीं होता है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, ये सेल्फ लिमिटिंग भी हो सकता है। सेल्फ लिमिटिंग मतलब आपको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ सकती। अगर बहुत ही ज़्यादा हुआ तो कुछ प्रेशर बैंडेज या फिर आप उसको सिलिकॉन जेल शीट से भी प्रेशराइज कर सकते हैं। ये इसका तीसरा फायदा। चौथा फायदा क्या पता है कि यहाँ पे आपको जो बाउंड्रीज है उसके मतलब जो वुंड बाउंड्रीज होती है, हमारी सर्जिकल वुंड जो हमने क्रिएट करी, इंसिजन क्रिएट किया, उसके जो बाउंड्रीज है उसको ये रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। तो ये कुछ किलॉइड से इसके जो हमारे हाइपरट्रॉफिक स्कार के वो फायदे हैं, ठीक है। जब भी हम लोग इसको कंपेयर करते हैं तो वो चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। अब ये किलॉइड होता क्या है, इट इज एक्सेसिव स्कार टिश्यू, सॉरी किलॉइड नहीं, हाइपरट्रॉफिक स्कार। तो हाइपरट्रॉफिक स्कार क्या है, इट इज एक्सेसिव स्कार टिश्यू, इट डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड बाउंड्रीज और वुंड लिमिट्स, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा यहाँ पे कन्फाइंड है, सॉरी यहाँ पे पूरा कन्फाइंड है और ये बाउंड्रीज जो होती है वुंड की उसको रिस्पेक्ट करता है, मतलब ये एक्सटेंड नहीं करता, ठीक है। ये पूरा वुंड था आपका, सिर्फ उसी वुंड पे ही आपका हाइपरट्रॉफी आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, मतलब आपका जो हाइपरट्रॉफी स्कार है वो बन क्यों रहा है। जब हम लोग वुंड के स्टेजेस देख रहे थे, वुंड हीलिंग के सॉरी, तो वुंड हीलिंग के स्टेज में आपने एक इन्फ्लेमेटरी स्टेज बताई, ठीक है। तो इन्फ्लेमेटरी स्टेज जो थी वो अगर प्रोलॉन्ग होती है तो हाइपरट्रॉफिक स्कार बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा कॉज क्या है, इंसिजन अक्रॉस द टेंशन लाइन, मतलब जो आपके लैंगर्स लाइन होते हैं, ठीक है। लैंगर्स लाइन क्या होता है, जो आपके
फिजियोलॉजिकल लाइंस होते हैं जिसके आपके शरीर पे या फिर आपके स्किन पे कुछ ऐसे लाइंस दिखते हैं, जैसे कि ये डायग्राम है, यहाँ पे आपको कुछ लाइंस दिख रही है, ठीक है। तो अलोंग द टेंशन लाइन और अलोंग द लैंगर्स लाइन अगर आप इंसिजन लेते हो तो होता क्या है पता है क्या, कि जो कोलेजन होता है, कोलेजन फाइबर्स होता है, उसके हम लोग हॉरिजॉन्टली कट लेते हैं या फिर इसका जो लैंगर्स लाइन है इसके अलोंग अगर कट लेते हैं तो ये हीलिंग में अच्छा होता है, ठीक है। हीलिंग में अच्छा होता है मतलब इसका जो हीलिंग होता है, प्राइमरी हीलिंग, तो बहुत अच्छी तरह से होता है, क्योंकि इसके जो फाइबर्स है वो सेम डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लो कर है, तो हीलिंग में भी सेम उसी तरह से ये फ्लो होगा। लेकिन जब आप कुछ अपोजिट डायरेक्शन में फिर क्रॉस करके इंसिजन ले रहे हो या फिर कोई वुंड यहाँ पे हो रहा है, तो क्या होता है कि जो लैंगर्स लाइन है इसका जो हीलिंग का फेज है, जो हीलिंग की प्रोसेस है, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि यहाँ पे जो लैंगर्स लाइन है ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, लेकिन यहाँ पे इंसिजन या फिर वुंड जो हुआ वो यहाँ पे वर्टिकल हुआ है। तो इसीलिए अक्रॉस द टेंशन लाइन अगर कोई वुंड होती है या फिर कोई इंसिजन हम लोग लेते हैं तो उससे भी हाइपरट्रॉफी स्कार होने के चांसेस होते हैं। जब हिस्टोलॉजिकली हम लोग इसको देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्सेस कोलेजन फाइबर विच इज अ टाइप 3 बट इट इज अ वेल ऑर्गेनाइज, जो कि हमने फिलहाल में देखा था वो ऑर्गेनाइज नहीं होता, ठीक है। हाइपर वस्कुलरिटी मतलब आपको यहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा दिखेगा, ये इसीलिए थोड़ा सा ये पिंक कलर का यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट में क्या देखते हैं हम लोग कि ट्रीटमेंट में आपको 3 टाइप के यहाँ पे ट्रीटमेंट फॉलो करना है। एक तो लीनियर स्कार अगर होगा, मतलब लीनियर हाइपरट्रॉफी स्कार होगा, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, प्रेशर थेरेपी दे सकते हैं, जिसमें आपको मोस्टली जो हमारा सिलिकॉन जेल है वही यूज करना है, ठीक है। ऑनगोइंग हाइपरट्रॉफी आपको दिख रही है तो उसमें हम लोग इंट्रा लीजनल इंजेक्शन ऑफ स्टेरॉइड, जो कि ट्रायमसिनोलॉन जो हमने स्टेरॉइड में भी स्टेरॉइड का यूज देखा था, जो कि कीनाकॉट नाम से आता है, ठीक है, कीनाकॉट नाम से आता है, वो भी आप यहाँ पे इंट्रालीजनल लगा सकते हो। तीसरा क्या है, अगर स्कार परसिस्ट करता है फॉर मोर देन 1 ईयर तो आपको सर्जिकल एक्सीजन करना विद प्राइमरी क्लोजर, जैसे कि हमने यहाँ पे क्लियर कर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। लीनियर स्कार अगर होगा, लीनियर हाइपरट्रॉफी स्कार, तो यहाँ पे प्रेशर थेरेपी यूज करो। ऑनगोइंग स्कार है तो उसमें ट्रायमसिनोलॉन का इंजेक्शन हम लोग इंट्रालीजनल ले सकते हैं। स्कार परसिस्ट कर रहा है फॉर मोर देन 1 ईयर, यू कैन एक्सरसाइज इट एंड प्राइमरी क्लोज, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट फॉलो करना है हमें हाइपरट्रॉफी स्कार और हमारे किलर में। तो ये दोनों मेन डिफरेंस है कि हाइपरट्रॉफी स्कार क्या है और हमारा किलर क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लास्ट में एक वीडियो मिलेगा जिसमें हमने जो किलर था वो पूरा एक्सरसाइज किया था, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट हो सकता है क्योंकि लास्ट का जो वीडियो रिकॉर्ड था वो शायद हुआ नहीं हमारे असिस्टेंट के द्वारा, ठीक है। तो जितना हुआ है आप वो देख सकते हैं, ठीक। अब आगे का जो लेक्चर होगा वो कंटिन्यू